हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज आप एग्ज़ाम देकर के आए हैं नीट का। तो आप इसका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए हम जो है यहाँ पर सॉल्यूशन आपके लिए अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स के लिए अगर देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फुल वेव रेक्टिफायर दे रखा है, जिसमें आपके पास क्या है, आपका पीएन जंक्शन डायोड उसमें होते हैं, उसने बताया हुआ है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, कैपेसिटर होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है। अब इनमें से अपने को बताना है किस कंपोनेंट का फंक्शन है जिससे कि वो रिपल्स को रिमूव कर सके, एसी रिपल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो उनको रिपर्स कर सके। तो नन अदर देन कैपेसिटर। कैपेसिटर अपन फिल्टर में यूज करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रैवलिंग इन ए फ्री स्पेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप जानते हैं, E इज इक्वल्स टू होता है B इंटू सी। तो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा E बाय सी। आप ये वाला जो फार्मूला है इसके इसमें लगाने वाले हैं। तो E की वैल्यू 48 है और C जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो 48 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर आप 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 टाइम चला जाएगा और 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और -8 यानी इसको पॉइंट यहाँ पे लेके जाओगे तो 10 की पावर -7 और ये सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए थर्ड पर आते हैं अपन। इसमें मेटल वायर है जिसका मास आपको दे रखा है, फिर आपके पास इसकी रेडियस दे रखी है, फिर इसकी लेंथ दे रखी है, फिर मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर एंड मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी पूछा हुआ है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आप जानते होंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास बाय वॉल्यूम। अभी यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्टली अपने को नहीं दे रखा है तो इसे हम क्या करें, एरिया इंटू लेंथ में लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं अपन एरिया इंटू लेंथ और इसको अपन लिख सकते हैं रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एल आप लिख पाएंगे। अब यहाँ पे जानते हैं आप डेंसिटी का जो है डिवीजन का केस यहाँ पे बन रहा है, तो परसेंटेज एरर इस केस में जो है वो ऐड अप हो जाती है डिवीजन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो वही अपन यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एम बाय एम प्लस हो जाएगा अपने पास 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर और प्लस हो जाएगा अपने पास यहाँ पर डेल्टा एल बाय एल और इस सब के इंटू में आप कर दीजिएगा इंटू 100 से आप कर दीजिएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व आप करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद में ये सेकंड ऑप्शन 1.6% जो है वो इसका आंसर करेक्ट निकल आएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ के केस में अगर आप देखें तो ये दे रखा है आपका एक LCR सर्किट है। ठीक है, एक LCR सर्किट है। द इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C इज 1 माइक्रो फैरड एंड रेजिस्टेंस R इज 100 ऑफ द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर्स। तो अपने को यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन बतानी है। रेजोनेंस की कंडीशन एक ही होती है कि XL इज इक्वल्स टू यहाँ पर होता है XC। तो XL इज इक्वल्स टू XC का मतलब हो जाएगा ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, या फिर डायरेक्टली आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन LC का होल अंडर रूट। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखेगी आप तो 1 अपॉन L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी को आप क्या लिख सकते हो, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये इंटू में करते हैं C क्या दे रखा है अपने को, C की जो वैल्यू है यहाँ वो दे रखी है 1 माइक्रोफैरड यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -6। इसको देखेंगे तो 10 की पावर हो गया -8 हो गया। ये इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 की पावर आ जाएगा -8 था तो प्लस का हो जाएगा और अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 10 की पावर 4 बचेगा। तो यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू जो है वो आ रहा है 10 की पावर 4 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन ये कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या करिएगा, इसको अपन जो है वो हर्ट्ज में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। और हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2πf, तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। और जब आप ओमेगा यहाँ पे देखेंगे 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे आप 2π से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2π मतलब यानी लगभग किससे डिवाइड करना है आपको, यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 6 पॉइंट से कुछ डिवाइड करना है। तो 10
आप लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.28। इससे आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 6 से आप करेंगे तो 1 पॉइंट, ठीक है, तो 1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर और होगा फिर 59, ठीक है, 1.59 जो है वो अपने पास इससे रिजल्ट आएगा किलो हर्ट्ज में, ठीक है, किलो हर्ट्ज में अपने पास कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से पहले अपन इस सबको एक बार रिमूव कर दें। अब यहाँ आप अगर देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कंडीशन है देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियर कट दे रखा है कि एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि कहाँ जा रहा था, साउथ बर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, मान लेते हैं साउथ डायरेक्शन कहाँ होता है, ये होता है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा था। फिर क्या किया इसने, सडनली टर्न्स ईस्ट बर्ड, फिर वो ईस्ट यहाँ पे आपके पास अपने आप को टर्न कर लिया सडनली। तो अब आपसे पूछा है कि फोर्स कितना लग रहा होगा और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अब इसका फोर्स निकालना है अपने को, तो हम अपने को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अपने पास मतलब देखिएगा फाइनल वेलोसिटी तो कहाँ आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है, बट इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, साउथ डायरेक्शन में थी, लेकिन अपने को इसका माइनस करना है तो ये हो जाएगी आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये हो गई अपने पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो जाएगी अपने पास ये फाइनल वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में। अब इनका रिजल्टेंट आप देखेंगे तो रिजल्टेंट आपका यहाँ इस डायरेक्शन में बनने वाला है, मतलब एक्सेलरेशन आपको इस डायरेक्शन में ही देना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन आप इस डायरेक्शन में देंगे तो ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन अगेन आपके पास फिर से जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा और आगे अपन यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर। 6 नंबर के क्वेश्चन पर आप आकर देखेंगे यहाँ पर, तो 6 नंबर क्वेश्चन में द एरर्स इन मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन दी टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे कि वोल्टेज सप्लाई हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो इनको कौन सी एरर कहते हैं, डायरेक्टली आपको समझ आ रहा होगा, इनको अपन रैंडम एरर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है 7, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, ये आपके वर्क फंक्शन दे रखे हैं। 2.14 दे रखा है, 2.30 दे रखा है, 2.75 दे रखा है। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 वोल्ट, 2.20 वोल्ट का इंसिडेंट अपन यहाँ पर रेडिएशन को करवा रहे हैं। तो अब अपने को बताना है किस में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट हो सकता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में देखने को मिल सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अपन बात करते थे कि मिनिमम आपको एनर्जी देना होती थी, उससे ज़्यादा की ही फोकल लेंथ, ज़्यादा की रेडिएशन ही आप फॉल करवाएंगे तभी अपने पास हो पाएगा। तो देखिएगा इसमें देखें 2.3 है, 2.75 है, यानी इनमें तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बचा सिर्फ कितना 2.14। 2.14 किसका है, सीजीएम का है। तो यहाँ पर जो सीजीएम है वो अपने पास आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। चलिएगा आगे यहाँ पर बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर है फिर एक बुलेट दे रखी है, एक बुलेट को आपने फायर किया, कहाँ से फायर किया इसको, फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, इसको इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब आपने यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो है वो कंडीशन बना के रखी, ये 30 डिग्री है। अब आपसे पूछा हुआ है कि ये जो बुलेट है वो कितनी हाइट तक अपने पास जाएगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला हाइट का लगाना है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये होता है u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा u कितना दे रखा है 280, तो आपके पास आ जाएगा 280 इंटू 280, इसका स्क्वायर करना था अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू आप कर दोगे यहाँ पर 1/2 होल डिवाइड में आप रख देंगे जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेने का बोला हुआ है, इन्हें 9.8 यहाँ पर लेने के लिए बोला हुआ है। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाते हो तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पर कि इस पॉइंट को पहले आप हटा दीजिए, इस पॉइंट को हटाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगी, तो आपने ये जीरो लगा दी यहाँ पर। फिर आप देखिएगा कि इससे आप कट करते हैं अगर, तो ये 2 से कट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 1400 हो जाएगा इस 2 से। फिर इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 700 हो जाएगा। 700 को यानी कि 7 से आप कट करोगे तो ये होता है 14 7 जा, तो ये आपके पास 14 टाइम चला जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ कितना 100 बचेगा। और 14 से आप इसको कट करेंगे तो 14 2 जा होता है 28, तो आपके पास आ जाएगा 28 यानी कि 20, ठीक है। तो आपके पास 100 इंटू 2 हो जाएगा 2000 मीटर जो है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, ये फर्स्ट ऑप्शन है यदि करेक्ट। चलिएगा आगे अपन बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आगे जब आप बढ़ते हो तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 12 वोल्ट 60 वाट लैम्प इज कनेक्टेड टू दी सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इस तरह से अपने पास ये कनेक्टेड है। अब आपको बताना क्या है, चलिएगा 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर कुछ हुआ है थोड़ा सा टेक्निकल, कोई बात नहीं, अपन इसको फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है इसमें
कि अब आपको जो है केस बताना है कि क्या यहाँ पर होने वाला है। ये 12 वोल्ट 60 वाट लैंप है, सो अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है इस केस में, इससे पूछा हुआ है कि आपके पास अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ये पूछा हुआ है। तो अपन क्या जानते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए होता है ई सेकेंडरी डिवाइडेड बाय ई प्राइमरी इज इक्वल्स टू आई प्राइमरी डिवाइडेड बाय आई सेकेंडरी। ये फार्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ई सेकेंडरी यहाँ पर कितने दे रखे हैं अपने को, ई सेकेंडरी दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, 12 वोल्ट का है। तो 12 वोल्ट यहाँ पे। ई प्राइमरी कितना दे रखा है, ई प्राइमरी जो है वो अपने पास दे रखा है 220 वोल्ट इज इक्वल्स टू, अब आगे देखिएगा इसमें क्या है, आई पी प्राइमरी करंट अपने को बताना है। प्राइमरी करंट पता है, नहीं पता, प्राइमरी करंट ही तो निकालना है। अब सेकेंडरी करंट देखो, सेकेंडरी करंट के लिए अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, इससे अपन आई निकाल पाएंगे। आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाय V हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर रखा P कितना है, 60 है, यानी कि 60 आप डिवाइड करोगे यहाँ पर 12 तो आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया अपने पास 5 आ गया। बस अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 5 से आप जो है इसे अगर कट करने जाते हो तो इसको आप देखिए 5 से इसको कट करिए तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 हो गया। फिर एक बार इसको और कट कर दीजिए, किससे कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो ये 6 टाइम चला जाएगा, ये 22 टाइम चला जाएगा। तो आई पी की जो वैल्यू है एक बार और कट करोगे तो 3 और ये आ जाएगा 11। तो 11/3 जो है वो आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, ठीक है। फिर बचा अपने पास कितना बचा, 2 बचा तो 3 6 जा 18, 3.6 इस टाइप से आ जाएगी वैल्यू। तो 3.66 आएगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3.7। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सेकंड, 9th का जो है वो सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। चलिएगा अब आप आते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पर। 10th नंबर के क्वेश्चन पर देखिएगा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंस डिटरमाइंड फ्रॉम अ कलर कोड्स एज। ये कलर कोड से यहाँ पर दे रखी है 22,000 प्लस माइनस 5% दे रखा है। अब अपने से पूछा क्या है, कलर ऑफ दी थर्ड बैंड पूछा हुआ है। थर्ड बैंड का काम क्या होता है, थर्ड बैंड का काम होता है पावर चढ़ाने का काम होता है। तो पावर यहाँ पे कितनी चढ़ रही है, 10 की पावर यहाँ पर देखा जाए तो 10 की पावर 3 अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के स्टार्टिंग में जाएगा 22 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि 3 कलर किसके लिए डिसाइडेड है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ब्लैक, फिर अपन करते हैं ब्राउन करते हैं, ठीक है, बीबी रॉय, फिर रेड करते हैं, फिर अपन ऑरेंज करते हैं। तो इसका होता है 0, इसका होता है 1 2, इसका हो जाता है 3, तो ऑरेंज, यानी कि इसका जो है वो अगेन सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट फॉर दिस, ये हो जाएगा। चलिएगा अपने पास अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 11th नंबर के क्वेश्चन पर आप जब देखिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन वार्मर सीरीज इज लैम्डा, ठीक है। इसके अपने को जो है वार्मर सीरीज जो है वो कैसी दे रखी है, लैम्डा अपने को दे रखी है। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, इसको अपन बड़ा कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट आप रुकिएगा यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से है। तो अब यहाँ आप अगर देखते हो तो क्या कंडीशन है इसमें, इसकी जो वार्मर सीरीज की वेवलेंथ है वो लैम्डा दे रखी है, ठीक। अब आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज बताना है कि वो कितनी होने वाली है। देखिएगा कि अगर अपन देखें जो वार्मर सीरीज होती है वो कब बनती है, जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से अगर सेकंड पर आएगा तो लीस्ट वेवलेंथ बनेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनेगी वार्मर सीरीज में। तो यहाँ पे अपन अगर रेडबर्ग फार्मूला लगाते हैं तो 1/λ इज इक्वल्स टू होता है r, और आ जाएगा वार्मर सीरीज के लिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞, इस टाइप से आ जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/λ फॉर बी होता है, ये वार्मर के लिए हो जाएगा। तो 1/λ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा r, और यहाँ हो जाएगा r/4, ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब हो जाएगा ये 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो r/4 हो जाएगा। तो इससे अपने पास वैल्यू क्या आ गई कि r जो होता है वो अपने पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा v हो जाएगा ये। चलिएगा आगे अपन बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रखा है कि ब्रैकेट सीरीज अपने को बताना, ब्रैकेट सीरीज कब होता है, वार्मर फिर होता है पाशन फिर होता है ब्रैकेट, मतलब जब फोर्स में आता है। तो अपन लिख सकते हैं 1/λ, जिसको अपने को फाइन करना, लैम्डा डैश इज इक्वल्स हो जाएगा r इंटू हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का 1/∞ का स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा। तो 1/λ डैश यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इज इक्वल्स टू r की वैल्यू अपन ने अभी अभी निकाली 4/λ v है, और इसकी आ जाएगा 1 हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 4 से 4 आप कट करोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा। अब लैम्डा डैश जो है इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 4 डिवाइडेड बाय हुआ लैम्डा
बी हुआ, ठीक है। तो 4 लेमडा बाय बी हुआ, इसका मतलब क्या आ जाएगा, चलिएगा देखिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पर, कुछ हुआ है तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। 1 बाय लेमडा बी इज इक्वल्स टू आर 1/4 ये हो गया, तो r/4 ये तो अपने सही किया हुआ है। अब यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 4 बाय लेमडा बी अपन ने सही रखी है। अब 1 बाय लेमडा डैश इज इक्वल्स टू आर 1/4 स्क्वायर 1 बाय लेमडा टी स्क्वायर, तो r की जगह पे रखा अपन ने 4 बाय लेमडा वी, तो लेमडा वी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इस 4 को गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है। ये अपने पास क्या होगा, इन सब का रेसिप्रोकल आप करोगे तो लेमडा डैश नीचे था ऊपर जाएगा, तो ये 4 और लेमडा वी भी ऊपर थे तो ये भी नीचे थे, तो ये भी ऊपर चले जाएंगे, तो 4 इंटू आ जाएगा लेमडा वी, 4 इंटू लेमडा वी आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट सीरीज का जितना था उससे 4 टाइम्स, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन देखते से ही आपने सॉल्व कर लिया होगा। ये कैसे हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 6 हो जाएगा, और इसके बाद में ये 3 कैसा है, इसके सीरीज में है, तो 6 माइक्रो फैरड और 3 का करोगे तो 6 इंटू 3 करोगे प्लस 6 प्लस 3 कर दोगे तो यानी 18/9 दैट इज़ 2 माइक्रो फैरड, तो 2 माइक्रो फैरड यानी कि 4th ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपन 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर पे आप देखिएगा तो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स दे रखा है। आपसे पूछा इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो इसके साथ आपने देखा होगा बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगा रहे होते हैं, वो सिंपल फार्मूले का अगर देखते हैं तो देखिए क्या होगा आपके पास, यहाँ आप देखते हो कि n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/2 पावर t डिवाइडेड बाय होता है हाफ लाइफ, ठीक है। तो n बाय n नॉट यानी कि यहाँ पे हो गया आपके पास 1/16 डायरेक्टली ये दिख रहा है अपने पास, ये हो जाएगा 1/2 और इसकी t अपने को निकालना है और इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको 40 दे रखा है, तो 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर अपन 4 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1/2 t की पावर जो है वो 40 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आ गया t की पावर t/40 जो है वो इज इक्वल्स टू यहाँ दे रखा है 40 या 20 दे रखा है, ये गलती नहीं करना है यहाँ पर, ये एक्चुअली टाइम जो है वो 40 नहीं ये 20 दे रखा है, तो यहाँ भी 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, तो t/20 इज इक्वल्स हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, कंपेयर अपन ने कर लिए, तो t इज इक्वल्स टू डायरेक्टली यहाँ से निकल आएगा 80 मिनट्स। देखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर, ये 3rd नंबर का ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अपने से एक और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखा जाए तो ये होता है आपका एक्सियल वेक्टर, और एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, तो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ये 3rd अपने पास जो है वो आपके पास आ गया है अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर ये 14th नंबर का क्वेश्चन कर लिया है, अब अपने को 15th नंबर का क्वेश्चन एक बार देखते हैं अपन, तो यहाँ पर जो 15th नंबर का क्वेश्चन अपन देखेंगे, देखिएगा 1 मिनट आप रुक जाइएगा, ये ठीक है 15th नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके पास। इसमें अपने पास पूछा हुआ है कि 15 नंबर के क्वेश्चन में सिंपल सा अगर आप देखेंगे कि लेट अ वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेच बाय अ वेट W एट इट्स फ्री एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द वायर एज, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, स्ट्रेस निकाला, तो इस टाइप का ये वायर है, इसको अपन ने कुछ एक यहाँ पर वेट हैंग कर दिया। अब इस वेट को हैंग करने से देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ पर जब इस वेट को आप हैंग कर देंगे यहाँ, तो इसमें लगेगा, नीचे वेट लग रहा है W, और आपने देखा हुआ स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स कितना लग रहा है, तो W डिवाइडेड बाय एरिया, तो W/A जो है इस केस में आंसर हो जाएगा अपने पास, ये रहा इसका 15th का। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, 16th की बात कर लेते हैं। 16th की जब बात करने अपन जाते हैं तो 16th में आपको समझ आइएगा इसमें कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसमें अपन देखोगे तो क्या है आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना दे रखा है, फिर इट एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। अब आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, इसका डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं आप, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो, आप लिखते हो PE साइन थीटा, ये जो है वो टॉर्क बनता है। तो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 4, P की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है, P की वैल्यू होती है आपके पास P अपन चलिए बाद में यूज कर लेंगे, E की वैल्यू यहाँ पर 2 × 10⁵ दे रखी है, और फिर दे रखा है साइन थीटा में साइन 30 अपना हो जाता है 1/2, तो आ गया 4 इज इक्वल्स टू P इंटू आ जाएगा 10⁵। अब देखिएगा P का मतलब क्या होता है अपने पास 2AQ में 2 होती है लेंथ, तो 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा
कितनी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 आ जाएगा इंटू 10⁻²। 2a में 2 एक बार और मल्टीप्लाई जरूर मत कर दीजिएगा क्योंकि टोटल लेंथ वहाँ पे 2a लेते हैं अपन, और इंटू हो जाएगा 10⁵ और इंटू आ जाएगा ये q आ जाएगा यहाँ पर। तो जो q की वैल्यू है वो आप निकाल पाओगे, देखिएगा इस 2 से आप देखिएगा तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार 2 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10⁻², और ये 5 हुआ 10⁻3, इस साइड जाएगा तो 10⁻3, तो 2 इंटू 10⁻3 या फिर 2mc जो है वो इसके लिए आंसर आ जाएगा। 2mc अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अपने पास है यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन की यहाँ पर बात करना है अपने को, ठीक है। तो अपने पास ये करने अगर जाते हैं अपन तो देखिएगा क्या होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ है एक तो किसकी बात हो रही है, यहाँ है सॉलिड स्फीयर का आप बताइएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 और mr² इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास m/1² हो जाएगा ये, ठीक है। इससे आपने क्या किया, m से m कैंसिल कर दिया, तो k1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/5 का √r, है ना। इस टाइप से अपने पास आ जाएगा ये r²। चलिएगा अब अपन देखते हैं किसकी k2 की बात कर लेते हैं, या फिर बात करें किसमें, ये आपको दे रखा है यहाँ पर हॉलो स्फीयर के केस में क्या होता है 2/3 और होता है mr² इज इक्वल्स टू होता है mk2², ठीक है। तो इसमें से आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, m से m अगेन कैंसिल हो गया, और आप यहाँ लिख पाओगे k2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3r² का होल अंडर रूट। चलिएगा अब इसमें देखते हैं अपन इन दोनों का रेशियो लेना है। इन दोनों का रेशियो आप लेने जाओगे तो r² से r² आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, आपका जो है वो आ जाएगा 3/5 रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो 3/5 रूट में एक्चुअली नहीं दे रखा है, तो इन्हें ऑप्शन जो है वो यहाँ माना हुआ होगा, और हाँ इसके लिए आपको जो है वो बोनस नंबर जो है मिल जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ √3/√5 जो है वो ऑप्शन होना चाहिए था जो कि नहीं दे रखा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देख करके आपको मज़ा आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा वेंचुरीमीटर किसके ऊपर काम करता है ये भैया, इसमें साफ दिख रहा है अपने पास कि बाकी ऑप्शन तो आपके पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पैरेलल एक्सिस हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, हाइगन प्रिंसिपल हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपल सा बर्नौली प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब किसी को अगर नहीं भी आता होगा तो वो भी इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर देगा और बिल्कुल करेक्ट इसको अटैम्प्ट यहाँ पर ये करेगा। चलिएगा आगे अपन यहाँ पर बढ़ते हैं। अब आपका है 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा यहाँ पर क्या है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट एज। अब इसमें बताना है कि आपके पास करंट कहाँ फ्लो करेगा। तो देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है जो आपके पास बाहर की साइड इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है जिसका मैग्नीट्यूड इस तरफ आ रहा है। तो बड़ी बैटरी कौन सी हुई, 10 वोल्ट की बैटरी हुई, तो इसमें जो करंट है वो कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, तो देखिए इनका रिजल्टेंट हुआ 5 वोल्ट हुआ। रेजिस्टेंस देखिए कितना हुआ, रेजिस्टेंस हो रहा है 2, 1, 3 और 7, 10। तो 10 अपने पास हो रहा है, मतलब हो गया 0.5 एम्पेयर। 0.5 एम्पेयर का करंट जाएगा और किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, A to B जा रहा होगा, A to B जा रहा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 20th नंबर के क्वेश्चन बातें हैं। टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कई टीचर्स तो इसके लिए ये बोल देते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो गलत दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है मेरे दोस्त। देखिएगा आप इसको कैसे करेंगे अपन यहाँ पर कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसे अपन लिखते हैं हाफ mv², और ये Ag होती है 3/2 kT। मोनो एटॉमिक गैस अगर लेते हैं तो अपने पास 3/2 kT इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा ये सारे कांस्टेंट हैं, ये k वगैरह ये सब कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे आ गया अपने पास v² जो है वो क्या आ गया, ये आपका जो v² है वो आ गया है प्रोपोर्शनल टू t आ गया है। चलिएगा अब क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं अपन कि v1/v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा T1/T2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या T1/T2 हो जाएगा। चलिएगा आगे अपन बढ़ते हैं यहाँ पर देखिएगा। अब क्या करना है अपने को, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स का मतलब है, तो यानी कि V2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 3 टाइम्स किसके, V1 के। तो V1 पहले हुआ, इसमें अब 3 टाइम्स और इंक्रीज करना है तो 3V1 यानी कि हो जाएगी ये 4V1 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करोगे, तो ये आ जाएगा अपने पास V1 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ V1
का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 कितना था, ये -50 को आप कन्वर्ट करिएगा 273 से, तो आपके पास आ जाएगा 273 माइनस करेंगे आप 50 से तो आ जाएगा ये 223, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 223, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे रखिएगा T2 जिसकी कि अपने को वैल्यू निकालना है। तो इससे क्या हुआ, आपका V1 से V1 कैंसिल हो गया, 1/4 का मतलब होता है 16, तो 1/16 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 223 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप क्या करोगे, T2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 223 इंटू 16, इसको सॉल्व करेंगे 16 3 48 होता है भैया, 16 दूनी 32, 32 और 4 होता है 36, 16 दूनी 32, 32 और 3 हो जाएगा अपने पास कितना 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 दूनी 16 3 48, 16 दूनी 32, 4 36, 16 दूनी 32 और 3 35, 3568 आ गया ये। अब अपने पास क्या होता है, ये तो आ गया किस में, केल्विन में आ गया भैया, इसको अपने को करना है अब किस में करना है कन्वर्ट, तो इसको डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दे रखा है, तो इसको अपने एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 273 करिएगा तो 8 में से 3 5 चला गया, 6 में से 7 तो 9 आ जाएगा अपने पास, और यहाँ पे आपका है 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 और ये आ जाएगा अपने पास 3295 डिग्री सेल्सियस जो है वो ये आंसर हो जाएगा। तो 20 वाला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट अपने के लिए मिल जाएगा। चलिएगा आगे अपन यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे आप बढ़ेंगे तो देखिएगा क्या होने वाला है अपने पास। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है। 21 नंबर का क्वेश्चन असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन नहीं कहेंगे इसके लिए। इसमें दे रखा है फोटोवोल्टिक सेल डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा काम करते हैं फोटोवोल्टिक सेल जिनको अपन बोलते हैं, जैसे सोलर पैनल वगैरह बनाते हैं। स्टेटमेंट 2 जीना डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स वाइज, बिल्कुल रिवर्स वाइज में ये काम करता है और ब्रेकडाउन रीजन में ही ये काम करता है, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 पर आते हैं। फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिएगा भैया, आप यहाँ पर मान लो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, इस स्क्रीन को आप अगर दूर खींच के ले जाओगे तो जो एंगुलर सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहेगा या बढ़ने लग जाएगा, तो ये आपका बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। फिर अपन बात किसी करते हैं, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, नहीं भाई ये डिक्रीज नहीं होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो दोनों स्टेटमेंट इस केस में क्या हो गए हैं, फॉल्स हो गए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर पे अपन क्लियर कर चुके हैं, अब 23 पर आ रहे हैं, 23 पर, ठीक है। तो 22 में जो है वो अपने पास हो गया है 20, अब किस पर आ रहे हैं अपन, 23 पर। 23 में क्या मिलेगा, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय एन ओपन पाइप सो दैट क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ। देखिए एक ओपन पाइप की यहाँ पर बात हो रही है, दूसरा किसकी बात हो रही है, यहाँ पर क्लोज्ड पाइप की बात हो रही है। तो ओपन पाइप कैसा होता है, ये रहा ओपन पाइप, और क्लोज्ड पाइप किस टाइप से रहता है, ये रहा आपका क्लोज्ड पाइप। इसके साथ अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी अपन क्या लिखते हैं, V/2L लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपन F की बात अगर करेंगे तो वो लिखते हैं V/4L लिखते हैं, V स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, ये F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, तो ये आपका V से V कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल होगा, 4 ऊपर जाएगा, 4/2 यानी कि 2:1, तो 2:1 के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पेयर, ठीक है। बड़ा ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। मैग्नेटिक एनर्जी बता रहा है इंडक्टर में क्या होती है, तो 1/2 Li² होती है, 1/2 इंटू L, L की वैल्यू क्या है यहाँ पर, L जो है वो 4 माइक्रो हेनरी 10 की पावर हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 10 की पावर -6 हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा I² दैट इज 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा अपने पास। तो इस 2 से एक 2 आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 4 का स्क्वायर 10, 8 × 10 की पावर -6 हो जाएगा, 8 × 10 की पावर -6 यानी कि 8 माइक्रो जूल हो जाएगा, 8 माइक्रो जूल। देखिएगा मिली जूल भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो जल्दी जल्दी में आप यहाँ पे मत लगा दीजिएगा, या नहीं लगाया होगा उम्मीद हम कर सकते हैं, ठीक है। इस बार पेपर देख करके सबको मज़े आए होंगे। अब आते हैं अपन 25 नंबर पे आते हैं। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, 10x इन टाइम t2 इन अदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्रिटिकल एंगल बताना है भैया। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल पढ़ा हुआ है अपन ने कि जो अपन लिखते हैं थीटा सी इज इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/μ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स होता है और साइन इनवर्स अपने को लेना होगा। चलिए अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो अब अपने पास स्पेस ऑफ लाइट इन वैक्यूम की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पे दे रखी है एयर में हो रहा है x इन टाइम t1। इससे हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। बड़ा बेसिक फार्मूला, छोटे में आप पढ़ते रहे हैं इस फार्मूले को। तो स्पीड कैसे हो जाएगी? x डिवाइडेड बाय हो जाएगी ये t1 होल डिवाइड, अपन b की बात करते हैं यानी कि मीडियम में क्या स्पीड है इसकी, तो वो 10x इसका डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया इसमें 10 तो 10x डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर t2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आएगा, देखिएगा कि t2 ऊपर पहुँचेगा तो t2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आ जाएगा t1 और साथ में रहेगा 10, तो 10t1 ये रहा। तो 1/μ करोगे तो 10t1 ऊपर पहुँचेगा और नीचे आ जाएगा t2, तो 10t1 और डिवाइडेड बाय t2। तो ये रहा आपके पास थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन था इसके लिए। चलिएगा आगे और बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा क्या है कि गैल्वेनोमीटर जो है भैया अपना, गैल्वेनोमीटर में क्या है जी, इससे कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसको आप हटा दीजिएगा। अब इसमें क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आर इज गिवन वाई। अब इस आर की वैल्यू अपन कैसे दें? तो यहाँ आर की वैल्यू देने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले अपन करंट देख लेते हैं। तो करंट क्या फ्लो होने वाला है, यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट का बैटरी है, 400 ओम यहाँ पे लगा हुआ है, तो आ जाएगा अपने पास करंट की वैल्यू होगी आई इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 400 प्लस आर हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे देखिएगा कि अब एक्चुअली प्रॉब्लम देखिए क्या है कि 400 डिवाइडेड बाय आर आपने करंट निकाल लिया, तो आप एक और चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो करंट है जितना यहाँ से फ्लो हो रहा है उतना ही करंट यहाँ से भी फ्लो हो रहा होगा, और यहाँ का फ्लो होने के लिए देखिएगा कि ये 2 वोल्ट की बैटरी, मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 2 वोल्ट रहा होगा, तभी तो यहाँ पे ये 2 वोल्ट है तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो 2 वोल्ट यहाँ हुआ और ये अपना 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अपने 0 माना हुआ है, यहाँ भी 0 अपन माना हुआ है। तो अब आपका जो करंट यहाँ पर होगा वो हो जाएगा कितना, 2 डिवाइडेड बाय आर। तो इक्वेशन बन गई अपनी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 10R इज इक्वल टू हो जाएगा 800 प्लस हो जाएगा आपका 2R। तो अब देखिएगा इस 2R को इस तरफ लेकर के आइएगा तो ये हो गया 8R, और 8R में से आप कर इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो 800, तो R इज इक्वल्स टू आ गया भैया 100 ओम। तो ये आपका जो है आंसर वो सही हो जाएगा। चलिएगा आगे अपन बढ़ते हैं यहाँ पर। अब है 27। अब बड़ा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखते से समझ आ रहा होगा। तो देखें क्या कंडीशन है इसमें। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा हुआ है अपने से। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज, क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हो जाएगा कि भाई मैग्नेट आपने रखी है तो मैग्नेट तो क्लोज लूप फॉर्म करती, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर चला जाएगा, तो जितना अंदर आएगा उतना बाहर चला जाएगा, मतलब 0 फ्लक्स हो जाएगा, तो ये 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 28 नंबर पर। Carnot engine has efficiency of 50% when its source is at a temperature of 327 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है, फार्मूले में वैल्यू रखिएगा, आंसर निकल आएगा। Carnot इंजन की इफिशियंसी का फार्मूला होता है ईटा 1 माइनस T2/T1। ये फार्मूला आपने अच्छे से पढ़ा होगा। चलिएगा इस फार्मूले में अपन देखते हैं आगे क्या होगा कि 1 माइनस T2 मतलब क्या होता है, सिंक का टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा, और इस टेम्परेचर को आपको रखना होता है केल्विन में। तो डिवाइडेड बाय हो गया T2 डिवाइड बाय T1 में कितना हो जाएगा, ये रहा आपके पास सोर्स का टेम्परेचर दैट इज 327, और 327 को आप अगर करने जाओगे तो 273 ये हो जाएगा आपके पास, 7 3 10 2 7 2 9 1 10 3 2 5 और 1 6 600 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 600, और ये 50% का होता है 50 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब इससे सॉल्व करोगे तो क्या निकल आया, ये आ गया 1/2 आ गया यहाँ पर भैया, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1/2 माइनस इसको यहाँ पे लेके जाओ तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ गया T2/600 आ गया माइनस का, ये माइनस का 1/2 बचा, एक आधे में से एक चला गया तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो ये आ गया T2/600। अब इसमें से देखिए आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, इससे आप इसको कट करोगे तो ये आ गया 300, तो T2 इज इक्वल्स टू आ गया 300
केल्विन। ठीक है, इसका मतलब इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 273 माइनस करके 27 डिग्री सेल्सियस, ये सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा, मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू, क्या होने वाला है वेवलेंथ का। तो यहाँ देखिए आप एनर्जी कितनी देने वाले हैं, एनर्जी देने वाले हैं आप एच सी बाय लेमडा, और ये एनर्जी इक्वल्स टू होती है ई वी के, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल्स टू डेल्टा V इंटू क्यू होता है। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करवा रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल से एक्सलरेट करवा रहे हो, डेल्टा V इंटू क्यू रखते हैं तो ये वर्क डन के इक्वल हो जाता है, या यूँ कहें कि ये एनर्जी के इक्वल हो जाता है। वही एनर्जी अपने पास ये वाली जनरेट हो पाएगी इससे। तो ये रहा एच सी बाय लेमडा इज इक्वल्स टू ई इंटू बी। अब देखिएगा H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, तो अब आपका जो लेमडा है वो क्या आ गया, लेमडा आपके पास आ गया 1/v, या यूँ कहें कि ये प्रोपोर्शनल आ गया 1/v के, और इसी को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, v की पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर अपन कहें कि आपके पास 1/v, डायरेक्टली आंसर यहाँ मिल रहा है 1/v। ध्यान से किया होगा आपने ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आप देखें तो बिल्कुल सिंपल सा केस था, भले ही एक्सरे ये दे रखी थी, तो एनर्जी आपको दोनों की इक्वेट करनी थी। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन पे आता है। एन ए सी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब भैया बताइए, फ्रिक्वेंसी को आप कम कर रहे हो, कैपेसिटर का केस है, इसका रिएक्टेंस क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स सी इज इक्वल्स टू होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा यानी कि फ्रिक्वेंसी को कम करोगे, फ्रिक्वेंसी को कम करोगे तो एक्स सी बढ़ जाएगा। एक्सी बढ़ने का मतलब है कि करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। तो देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेंस कांस्टेंट, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो अब आपके पास बचा कौन सा, ये ऑप्शन बचा, तो ये ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपने सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन 31 क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या है, एक व्हीकल है भैया, एक व्हीकल क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड किससे, v से, रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2b से। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए हुए होंगे, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, v एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपन ने मान लिया x, इसमें से x/2 आधा डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया उसने, ये ट्रैवल किया उसने v से, तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम होता है, अपन टाइम निकालते हैं, तो आधा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, यानी कि x/2 ट्रैवल किया इसने किससे, v स्पीड से ट्रैवल किया, तो ये टाइम हो गया t1, प्लस आगे का टाइम देख लेते हैं, आधा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, x/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो 2v से ट्रैवल किया है, तो ये 2v हो गया। डायग्राम से समझा दें, चलिए देखिएगा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं, तो आधा डिस्टेंस चल रहे हैं आप v स्पीड से, बाकी का डिस्टेंस चल रहा है आप 2v से। टोटल डिस्टेंस आपने मान लिया भैया ये x है, तो x/2 आपने चला, कितने से चला, वो आपका v से चला है, तो x/2/v करोगे तो ये वाला टाइम निकल गया, ये से t1 मान लीजिए, इस टाइम को आप t2 मान लीजिए। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 4b है, तो एलसीएम तो 4b ही आ जाएगा, वो भी आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये आपका x हो जाएगा। अब इसमें देखिए 4b ऊपर चला जाएगा, तो 4v इंटू एक्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3x, x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया 4b/3। देखिएगा कोई ऑप्शन 4b/3, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जो है इसमें मिल रहा है, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। चलिएगा, उम्मीद है आपने ये भी सही किया होगा। अगले ऑप्शन पर आ जाते हैं अपन। अब आते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पर। 32 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी, कितनी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग के केस में फॉर्मूला पढ़ा है आपने, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब कहें कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है एक्स स्क्वायर के। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी P1/P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x1/x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो P1/P2 पोटेंशियल एनर्जी पहले की कितनी है, वो U है, अभी की अपने को P2 जो है वो बताना है। x1 मतलब पहले कितना था, ये 2 सेंटीमीटर था, अभी कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, इसका 2 बाय इससे कट करिएगा
तो 2 से 8 कट करोगे तो ये 4 टाइम चला जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16 होता है, ठीक है। तो 1/4 का स्क्वायर होता है 16, तो P2 इज इक्वल 16 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 16U हो जाएगा। 16U कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर पे आते हैं। तो इसमें किसकी बात हो रही है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। सोप बबल बनाना है अपने को फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली, ठीक है, फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन। और सरफेस टेंशन जो दे रखी है वो अपने पास दे रखी है 0.03 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या होता है। सरफेस एनर्जी की आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो सरफेस एनर्जी को अपन लिख सकते हैं टेंशन इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो टेंशन इनटू एरिया, सरफेस एनर्जी यही अपने को देना पड़ेगी। तो आपके पास हो जाएगा एनर्जी जो होगी T इंटू ए, टी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.03 हो गई। एरिया किससे पता चल जाएगा? इससे अपने रेडियस दे रखी है तो पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 0.03 इंटू पाई का हो जाएगा 3.14, यहाँ पे रख लेते हैं। 2 का होता है 4 इंटू 10⁻, आ जाएगा -4 हो जाएगा ये। चलिएगा अब इसको देखते हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा? इसमें से अगर आप इसको हटाते हैं, ठीक है, किसको हटाते हैं आप? यहाँ पे अगर 0.03 में से इसको पॉइंट हटाते हैं तो ये 3 हो जाएगा। इसको अपन 3 जन होता है 9, तो इसको अपन 10 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। तो इससे अपन ने क्या लिखा? इनको और इनको अपन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू, अब आपके पास हो गया कितना? 10 इंटू हो गया 10⁻² और -6, तो ये हो जाएगा 4, तो -6 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻⁵ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कहाँ से मैच कर रहा है अपने पास ये 10 की पावर कितना आने वाला है? -5 में आने वाला है। तो 4 इंटू 10 की पावर -5 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास? देखिएगा 10 की पावर क्या है आएगा अपने पास? -5 आएगा, कुछ और आएगा? नहीं, हाँ बिल्कुल -5 आएगा। तो -5 का केस कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर? ये और ये मैच कर रहा है। तो 5 टाइम्स तो हो नहीं रहा है, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ आया होगा कि क्या कंडीशन दे रखी है इसमें, कि 2 बॉडीज हैं भैया। एक तो ये हो गई अपने पास m की, और दूसरी बॉडी जो है वो अपने पास यहाँ पर दे रखी है 9m की। अब क्या हुआ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी आपको r दे रखा है। अब पूछा है आपसे कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी 0 हो रही है, वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रही है, यहाँ से x डिस्टेंस पर, ये बचेगा अपने पास r - x। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करें, पहले जो है हम इस पॉइंट की पोजीशन देख लेते हैं कि भैया कहाँ पर ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है या होगी इस केस में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? आपको हो जाएगा g हो जाएगा m हो जाएगा डिवाइड बाय होता है x स्क्वायर, फिर g = हो जाएगा 9 और आपके पास g इंटू 9m डिवाइडेड बाय हो जाएगा r - x का होल स्क्वायर। अब देखिएगा क्या होगा, इससे g से g कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ देखें अपन तो r - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट ले लीजिए। तो r - x इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 3x। तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 4x, और इससे हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू r/4 मिल गया, यानी r/4 हमें डिस्टेंस मिल गया है यहाँ से। तो r - x कितना हो जाएगा इस केस में? तो हो जाएगा r - r/4 दैट इज 3r/4, ये डिस्टेंस अपने को इससे मिल गया है। अब अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? -gm/r। तो यहाँ पर हो जाएगा -gm/r, यानी कि x यहाँ पे कितना है, r/4 हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -g इंटू आ जाएगा 9m डिवाइडेड बाय आ जाएगा कितना डिस्टेंस था यहाँ पे 3r/4। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3r/4। अब देखिए क्या होगा इससे, यहाँ पे आप देखेंगे तो -gm को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे r/4 को आप लिख सकते हो 4/r लिख सकते हो। अब इसको लिख सकते हैं अपन प्लस हो जाएगा ये, और इसमें से क्या हुआ, ये आपका जो है वो 4 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3
ठीक है, और ये आपका क्या है, आर है यहाँ पर, तो ये आर आपका आ गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस जी एम आ गया। अब यहाँ पे आर आर नीचे है, तो 3r आपका हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये आपका, अच्छा 12 ना करके अपन एक काम और कर सकते हैं ना, इसमें क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि ये जो 3 दिख रहा है, इससे इसको 9 को कट कर दो तो 3 टाइम चला गया, तो ये आ गया 3 4 जा 12 और 4 यानी कि 16 आ गया। तो ये आपके यहाँ 3 नहीं रहेगा, यहाँ पर 16 आ गया, मतलब आप ले सकते हो माइनस जी एम 16, या तो 16 यहाँ लिख दो, ठीक है, आप यहीं पर ही लिख देते हैं अपन, तो ये 16 फिर आ जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका आर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आंसर अपना हो जाएगा। चलिएगा अब आगे अपन बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ये आते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। 35 नंबर के क्वेश्चन पे देखिएगा क्या है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0 ओवर अ सरफेस, देन क्या कंडीशन होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट होगी। क्या बताता है ये, फ्लक्स बताता है, गॉस थ्योरम से अगर याद होगा तो फ्लक्स आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट नहीं कह सकते, ऑल चार्जेस मस्ट इनसाइड द सरफेस ये भी नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस नेसेसरी यूनिफॉर्म ये भी नहीं कह सकते अपन, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, मतलब जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर चला जा रहा है, मतलब नेट फ्लक्स हो गया 0, तो यही ऑप्शन 0 शो कर रहा है, इसलिए यही ऑप्शन अपने लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा 35 नंबर का क्वेश्चन। अब अपन आगे आते हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने सही कर लिए होंगे। चलिए अब आगे अगर यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ आपको समझ आएगा, आते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पे। 36 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा क्या दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है कि रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना दे रखा है भैया। चलिए कोई बात नहीं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हो गई है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट, थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की क्या रेडियस होने वाली होगी, तो आपको पता होगा आर जो होता है इन एटम के केस में या एटॉमिक मॉडल से हमें पता है आर प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, तो यहाँ पर ने देखा कि R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा N1 बाय N2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कि R1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये देखिए 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 दे रखी है। R2 अपने को भैया निकालना है, N1 कितना था, फर्स्ट ऑर्बिट था तो 1 हो जाएगा, N2 कितना है आपका है थर्ड ऑर्बिट मतलब जाएगा यहाँ पर 3 और इसका करना है आपको स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये 1/9, तो इसका 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, R2 यहाँ पहुँच जाएगा, तो R2 इज इक्वल हो जाएगा 5.3 इंटू 9, ठीक है, इंटू हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 या 27 और 9 बना होता है 45 और 2 जाएगा आपके पास 47, तो 4 पॉइंट आपका 1 पॉइंट ये रख दीजिए, इंटू हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है कोई बात नहीं, बट ये ऑप्शन कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, देखिएगा क्या हो रहा है ये, तो हमें 10 की पावर माइनस 11 है, तो 4.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10 लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है अपने लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है अपने पास, इसमें लिखा हुआ है कि एक बुलेट है भैया, ठीक है, बुलेट को क्या करा आपने, गन से फायर किया, ये एक वुडन ब्लॉक में गई जिससे इसकी जो अंदर जाते टाइम स्पीड थी वो u थी, लेकिन 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी स्पीड जो है वो आधी मतलब 1/3 हो गई, u/3 हो गई। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक जो है वो अपने को बताना है। तो देखिएगा क्या हुआ कंडीशन अपने पास, अगर यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पे कंडीशन आपको समझ आ रही होगी कि देखिएगा एक यहाँ आपने कुछ इस टाइप का यहाँ पर एक ये ब्लॉक ले रखा है, इसमें u वेलोसिटी से ये एंटर हुआ, इसकी वेलोसिटी u/3 हो गई, यहाँ पर u/3 हो गई, कितना ट्रैवल करने के बाद 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद जो है। अब दूसरा इसका क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाता है जब, तो बाकी स्पीड इसकी ख़त्म हो जाती है और अपने को बस इस लेंथ निकालनी है, भाई लेंथ ऑफ द ब्लॉक कितनी होगी, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है इसकी 0 स्पीड हो जाती है। तो कैसे निकालें इसके लिए, देखिएगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाता है वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है ना, तो क्यों ना हम वही फार्मूला यहाँ पर ट्राई करें, तो बिल्कुल अपन वही फार्मूला ट्राई करने वाले हैं। तो पहला फर्स्ट केस आप ये देखिएगा, तो इसमें क्या है आपको क्योंकि मास नहीं दे रखा है इसलिए इस वाले केस को यूज यहाँ पर करना होगा। अच्छा नहीं अगर मास दे रखा हो तो अपन डायरेक्टली यूज कर सकते थे, क्या कर सकते थे वही 1/2 mu², ये रही फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई इसकी 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपके पास लग रहा है इंटू डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि फोर्स लगेगा इसमें इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो माइनस साइन अपने यहाँ ले लीजिए, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो 1/2 mu² डिवाइडेड बाय एफ, एफ को यहाँ लेके आ जाओ, तो 1/2 mu² डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल्स टू ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि हमारी लेंथ होगी। ये हमें निकालना है डी की वैल्यू, क्योंकि हमें अभी एफ की वैल्यू नहीं पता है कि कितना फोर्स उसने लगाया होगा। अब देखते हैं इस केस का यूज करते हैं। इस केस में क्या हुआ कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 इंटू एम इंटू u/3 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mu² इज इक्वल्स टू, अब आपके पास क्या रहा, ये भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 24 सेंटीमीटर यहाँ पर हुआ था, तो ये माइनस साइन आपका रहेगा। इससे आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया, इसमें से देखिए 1/2 mu² को आपने कॉमन ले लिया, इसमें बचा कितना, ये बचा 1/9 और ये बचा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का f और ये हो गया इंटू 24। देखिएगा क्या हो जाएगा ये, अब आपको देखें तो यहाँ पे 1/2 mu² ये हो जाएगा आपके पास -8 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू 24। अब देखिएगा क्या होगा इससे कि भाई आपने यहाँ माइनस से माइनस को कट कर दो, फिर आपके पास जो है 1/2 mu² बाय एफ की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 1/2 mu² बाय एफ, इस एफ को यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। तो बचा क्या है अपने पास, ये बच रहा है यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास 24 इंटू 9/8, तो 8 से आपने कट किया तो 3 टाइम चला गया, 3 9 27, तो 27 सेंटीमीटर ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर था। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा। 38 नंबर के क्वेश्चन में आपको समझ आएगा क्या करना है। 38 नंबर के क्वेश्चन में कि 10 रजिस्टर्स हैं, ईच रजिस्टेंस आर है, ठीक है भैया, 10 रजिस्टर्स हैं, आर उनका रेजिस्टेंस हो गया, इनको सीरीज में लगा के रखा हुआ है, बैटरी ई से कनेक्ट किया हुआ है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का नहीं है। तो अब अपने पास जो then those are connected in parallel to the same battery, the current is increased n times। अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है पता है आपको कि यहाँ जब सीरीज का जो करंट था वो आपके पास पैरेलल करंट से कम है, पैरेलल करंट में इसका 10 गुना करंट यहाँ पे बहने लग गया, नहीं 10 नहीं, एक्चुअली अपन कहेंगे कि इसमें वो n टाइम यानी कि n गुना यहाँ पे करंट जो है वो यहाँ पर बहने लग गया, n गुना इस टाइप से, ठीक है। अब आपको इस n की वैल्यू बताना है, तो पहले क्या हुआ, सबको अपन सीरीज में लगा लो भैया, सबको सीरीज में इस तरह से अपन ने लगा दिया, तो सीरीज का जो करंट होता है वो क्या हो जाएगा आपके पास E डिवाइडेड बाय हो जाएगा, कितने रेजिस्टेंस हैं 10 है, तो 10 R इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो गया IS। अब अपन क्या करते हैं, इनको पैरेलल में लगा लेते हैं, सबको पैरेलल में लगा दो। पैरेलल में आपने देखा होगा अगर सभी इक्वल रेजिस्टेंस के होते हैं तो इनकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है, तो आपने कितनी वैल्यू हो जाएगी, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी R डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ आपने क्या किया, करंट निकालने के लिए E डिवाइडेड बाय R/10 इज इक्वल्स टू ये IP आ गया। अब इसको सॉल्व किया आपने तो ये 10 ऊपर पहुँच गया, तो आ गया 10 E/R इज इक्वल्स टू आ गया IP, ठीक है। और अब आपको पता है भाई, क्या पता है आपको कि जो आपकी E/R की वैल्यू है या आप या तो IP की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट, IP इज इक्वल्स टू कितना है, IP इज इक्वल्स टू यहाँ पे है N इंटू IS। अच्छा अब यहाँ पे देखिए N इंटू IS की वैल्यू रखिए, IS की वैल्यू क्या है, E/10R है, तो E/10R आपने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए क्या होगा इससे रखने से कि ये वाला जो है आपका E इस वाले E को कट कर देगा, ये वाला R इस R को कट कर देगा, बचा कितना N/10 इज इक्वल्स टू 10, तो N/10 इज इक्वल्स टू 10 है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा ये, तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया 100, तो N की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 100, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा हुआ अपने से 39 नंबर पे कि नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट बताना है। इम्पिडेंस का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे अच्छे से, क्या होता है इम्पिडेंस का फॉर्मूला भैया, इम्पिडेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है
आपका कितना z इज इक्वल्स टू आप लिखते हो, है ना, z इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो, z इज इक्वल्स टू आप लिखते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अपने को यही निकालना है। तो सबसे पहले एक्स एल की बात कर लेते हैं। एक्स एल कितना होगा, एक्स एल जो होता है वो हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा देखिएगा क्या दे रखी है, ओमेगा दे रखी है 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी से ओमेगा निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2 पाई एफ करोगे। तो आपके पास हो जाएगा एफ की वैल्यू 50 है तो ये हो जाएगा 100 पाई, हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करें इसमें कि ये हो जाएगा आपके पास 100 पाई हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या दे रखी है, एल दे रखा है 50 बाय पाई मिली हेनरी, तो 50 बाय पाई इंटू मिली हेनरी है तो 10 की पावर -3 कर दीजिए। अब देखिएगा क्या होगा, इस पाई से आपने पाई को कैंसिल कर दिया और 50 इंटू 100 करोगे तो 5000 और 10 की पावर -3 से ये कट हो जाएगा, तो बचा कितना, सिर्फ बचा 5 बचा। ठीक है, चलिए तो ये आ गया 5 ओम। अब ऐसे ही अपन क्या करते हैं, एक्स सी की वैल्यू निकालते हैं। एक्स सी जी कस टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। अब इसमें अपने 1 अपॉन ओमेगा सी किया तो 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 पाई ये दे रखी है भैया। अब अपन सी की वैल्यू देखते हैं, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 10 की पावर 3 बाय पाई है, तो 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय पाई दे रखी है, और माइक्रो फैराड तो 10 की पावर -6 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको अपने किया तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 की पावर 3, 10 की पावर 100, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6 हो गया, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -1 हो गया, तो 10 की पावर -1 ऊपर पहुंचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 ओम आ गया एक्स सी। तो अब अपन देखें तो एक्स सी की वैल्यू जो है वो आ गई है 10 ओम, एक्स एल की वैल्यू आ गई है 5 ओम, और आर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 10 दे ही रखी है। तो अब इसमें पुट करिएगा तो जेड इजिकल्स टू क्या हो गया, जेड इजिकल्स टू होता है आर स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखिएगा ये हो गया 100 स्क्वायर प्लस आप 5 माइनस 10 करोगे तो 5 आ गया, माइनस का 5 माइनस 5 स्क्वायर करोगे तो 25 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 125, और 125 को क्या लिख सकते हो अपन 25 इंटू 5 यानी कि 5√5 लिख सकते हो। तो 5√5 ओम जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। 5√5 ओम कौन सा दे रखा है, ये रहा सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपके लिए समझ आया होगा। चलिए बहुत थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। इस तरह से जो है वो अपन क्वेश्चंस को ये सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी फास्ट हम लेकर के आए हैं। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजिए, ऐसा ही कंटेंट अपन लाते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे क्या है, फॉर दी फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज। अब ये आपके पास क्या है, डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप समझिएगा ए है, ए के ऊपर नॉट गेट आपने लगाया हुआ है, मतलब यहाँ आपको मिलने वाला है ए बार। अब यहाँ से चलिए बी, तो यहाँ से मिलने वाला है बी बार। फिर इस गेट को देखिए कौन सा गेट है, ये आपका है नैंड गेट। अब नैंड गेट में क्या करते हैं अपन, ए बार है आपका ए बार, ठीक है, क्या है ये आपका ए बार है, और ए बार के साथ एक और क्या लगा हुआ है आपके पास, ए बार हो गया प्लस नैंड गेट करेगा, बी बार करेगा, या क्या करेगा, नैंड गेट है ना ये, तो ये डॉट करेगा, समझे आप, क्या करेगा ये डॉट करेगा, प्लस नहीं करेगा। नैंड गेट क्या करता है, ये डॉट अपना है, इस डॉट को करेगा, ए बी बार हो जाएगा, और इसका भी ऊपर ये बार कर देगा। इसे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ए आप देखिएगा तो आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी आया, मतलब ये तो आ गया और गेट। और गेट का क्या लॉजिक होता है कि भाई अब 0 + 1 हो जाता, तो फर्स्ट वाले को देखिए 0 + 0 0 है, कोई बात नहीं, 0 + 1 1 है, 1 + 0 0 1 है, 1 + 1 जो है वो 1 है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ अलग सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। यहाँ आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो यहाँ देखिए सिंपल सा क्या होता है, एक ओपनिंग करने का ये तरीका होता है, बार के ऊपर जब भी बार लगा होता है तो ये जो प्लस डॉट होता है वो प्लस में बदल जाता है, प्लस होता है वो आपका माइनस में बदल जाता है, इस तरह से। तो यानी कि ये हो जाएगा ए बार का बार प्लस हो जाएगा ये बी बार का बार, जिसको अपन बार के ऊपर बार होता है तो उसको अपन सिंपल सा ए लिख सकते हैं, और बी वाले को अपन बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक अपन ने यहाँ पे लगाया हुआ है, वो पे समझ आ गया होगा। चलिए 41 नंबर पे आते हैं, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर है एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर निकालना है। तो आपको क्वेश्चन देखते से ही समझ आ गया होगा क्या निकालना है अपने को, यहाँ पे डेल्टा अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला आपने जानते होंगे, R = R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, अपन एक फार्मूला पढ़ते हैं जिसमें से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखिएगा क्या वैल्यू होती है, तो आप इस सबसे पहले देखिएगा कि R / हो जाएगा R0, फिर हो जाएगा ये -1,
इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर बाय आर नॉट में देखिए आर कितना है अभी 6.8 ओम दे रखा है। आर नॉट पहले कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो 2 था, फिर -1 हो गया। इज इक्वल्स टू अल्फ़ा निकालना है। डेल्टा टी देखिए पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अभी 80 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का 80। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे आप कट करोगे तो आ जाएगा 3, हो जाएगा ये 4 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू हो जाएगा 80। अब 3.4 -1 करोगे तो जाएगा 2.4 आ जाएगा, डिवाइड बाय हो गया 80 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हो गया। अब 80 का अगर आप देखें इसका पॉइंट हटा दीजिए आप, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 3 24 होते हैं, तो 3 बाय हो गया ये 100। 3 बाय 100 को क्या लिख सकते हो आप, 3 बाय 100 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 10 की पावर -2 डिग्रीज पर सेल्सियस लिख सकते हो उस तरह से अपने पास। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए अब 42 नंबर पे आ जाते हैं अपन। 42 नंबर पे देखिएगा क्या होने वाला है। 42 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। 2 थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ। ठीक है, अब क्या है अपने पास जो लेंसेज हैं उनकी फोकल लेंथ तो सेम दे रखी है, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव। एक कॉन्वेक्स है उनमें से, एक कॉनकेव है। अब क्या किया उनको, अब दोनों को प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन अपने से पूछा हुआ है। तो अपन क्या जानते हैं भाई 1/f इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। अच्छा देखिएगा, अब यहाँ पे देखा अपन ने कि 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होगा, एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है आपको याद है, कॉनकेव जो होते हैं उनकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव में, तो आ गया -f आ गया प्लस। अब कॉन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो 1/f आ गया, तो ये कितना हुआ 0 हो गया ये। अब जब ये 0 हुआ तो इसमें गलती नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसे मार्क नहीं कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 0। अब इससे अपने को f इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, है ना, गलती से आपने कर तो नहीं दिया। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब एक बड़े से प्यारे क्वेश्चन पर अपन आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें क्या है कि आपके पास एक फिगर दे रखी है, ये रहा डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस अपने को बतानी है। तो एक लेंस आपका ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ऐसे करके 3 लेंस यहाँ पर बने हुए हैं। ये मत मान लीजिएगा कि ये यहाँ पर मटेरियल है, क्योंकि अगर इस तरह से आप मटेरियल मान करके करेंगे तो ये आंसर बिल्कुल इसका मैच नहीं होने वाला है। और इसमें तीनों लेंस बिल्कुल बन भी रहे हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक दे रखा होता है, बाउंड्री इसमें नहीं बनी होती, तो अपन मान सकते थे कि अपन ने कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पर रखा हुआ है। तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है यहाँ पर, देखिएगा बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कई लोग इसके लिए गलत बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, बट ये क्वेश्चन गलत नहीं है मेरे दोस्त। इसके लिए समझिएगा आप क्या होने वाला है। यहाँ पर एक अपन फॉर्मूला पढ़ते रहे हैं। क्या फॉर्मूला है आपके पास, मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल्स टू लिखते हो आप μ2/μ1 -1, और फिर यहाँ पे करते हो 1/r1 -1/r2, इस टाइप से फॉर्मूला करते हैं आप। चलिएगा ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या होगा कि आपने देखा यहाँ है 1/f है ना, तो आपको निकालना है, मान लो फर्स्ट लेंस के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं, तो 1/f हो गया। अब 1/f इज इक्वल्स टू μ2 क्या होता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस 1.6 दे रखा है, तो जाएगा ये भाई 1.6 हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं डिवाइडेड बाय μ1, तो μ1 यहाँ पे क्या हो गया, एयर हो गया, तो बाय एयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अपन ने करा माइनस का यहाँ पे 1 अपन करते हैं, फिर हो जाता है अपने पास कितना, ये हो जाएगा μ2/μ1 अपन ने कर लिया -1, और 1/r1 कितना हो जाएगा इसके, इसमें r1 यानी कि इसकी ये जो है ना, इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाती है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर अपन करते हैं -1/r2, तो ये रहा आपके पास r2, यानी कि इस प्लेस पर आपके पास क्या आया हुआ है, r1 आया हुआ है। अब r1 आया हुआ है तो ये का प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा -1/r1। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1.6 -1 यानी कि 0.6 आ जाएगा, और 0.6 के बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस का r1। ठीक है, तो इनटू हो जाएगा, आपके यहाँ लिख सकते हो -r1, इस टाइप से अपने पास सिंपल लिख सकते हो। इसी लिख सकते हो 6/10r1, ये माइनस का लिख सकते हो 1/f, तो f इज इक्वल्स टू कितना हो गया,
या अपने पास 1/f ही अभी रहने दीजिए, ये फर्स्ट लेंस था तो इसको अपन ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे आई नाम बना करके अपन f1 मान लेते हैं। अब अपन 1/f2 फाइंड करते हैं। 1/f2 क्या होगा, 1/f2 जो हो जाएगा वो होगा μ2/μ1। तो इसके साथ μ2 किसका लेंगे अपन, इसी का μ2 लेंगे, तो μ2 कितना हो गया इसका 1.5 है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 1.5/1 माइनस 1 यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपके पास, इसमें देखिएगा तो 1/r1 इसका पॉजिटिव रहा बट माइनस यहाँ पे रहा, तो 1/ ये रहा आपके पास r2 रहा ये, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अपन यहाँ पर बात करना भूल, क्योंकि r1 और r2 की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है, तो इससे अपन कुछ रिजल्ट यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 10r1, तो 10r1 को लिख सकते हैं हमारे पास 200 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो -3/100 आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 0.5 हो गया, इनटू में आ गया 1/r1 1/20 प्लस हो गया ये 1/20, तो ये हो जाएगा 2/20 दैट इज 1/10, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो। चलिए अब 1/f3 की वैल्यू देखिएगा, तो 1/f3 भी कैसा ही ऐसा ही मिरर है, तो इसकी वैल्यू भी आप निकालोगे तो -3/100 ही आ जानी है। अब देखिएगा, अब 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, क्या होता है ये होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, मतलब जाएगा -3/100 प्लस का जाएगा 5/100 माइनस का 3/100 आ जाएगा, इसे लिख पाओगे तो क्या जाएगा -1/100 हो जाएगा ये। तो इससे क्या निकला, f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू माइनस का 100 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये देखा जाए तो काफ़ी कम लोग इसको अटैम्प्ट कर पाए होंगे, और अगर आपने किया है तो आप लकी बने, गुड, इस तरह से आप करते रहिए। चलिएगा अब आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो कि अपनी लास्ट है, इसमें अपना सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। चलिएगा 44 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा 44 नंबर के क्वेश्चन पर आप देखेंगे तो xt ग्राफ दे रखा है भैया, किसके लिए दे रखा है, जो एक पार्टिकल है वो SHM कर रहा है, आपने बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल था, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड मतलब यहाँ पर आपके पास ही यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन होगा, तो देखिएगा एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा तो एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम है, यानी आप पहुँच गए हो किसी मैक्सिमम तक पहुँच गए हो, और जब आप मैक्सिमम तक पहुँच जाते हो तो आपके पास जैसे इस टाइप से मान के चलो आप कहाँ हो, यहाँ पर हो आप, ठीक है, जीरो से चलना स्टार्ट किया था, आप यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हमारा, a इज इक्वल्स टू पढ़ते हैं -ω²x, इस टाइप से अपन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर x राइट है तो माइनस साइन आ जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला होता है। अब क्या करें अपन यहाँ पे, तो -ω, अपने को पता है क्या, तो ओमेगा भी तो नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ से एक साइकिल समझ आ रहा है कि टाइम पीरियड इसका क्या हो गया, ये हो गया 8 सेकेंड, और ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2π/t, दैट इज 2π डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इससे क्या आ गया π/4 आ गया भैया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई π/4, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे π/4 का भी स्क्वायर अपन करेंगे इनटू x क्या लेते हैं अपन, ओमेगा अपने पास हो जाता है, इसमें a लिख सकते हो सीधा सा आप, ठीक है। तो a यानी कि एम्पलीट्यूड इसके इसमें कितना दे रखा है, तो ये 1 दे रखा है, तो 1 अपना एम्पलीट्यूड हो गया, तो हो जाएगा माइनस का π² डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 16, ये हो जाएगा आपका a मैक्स हो जाएगा, तो π²/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिएगा दे रखा है बिल्कुल, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा, अगर आपने ये गलती से मार्क कर दिया तो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी, ठीक है, तो इसका ये सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जिसको बिल्ट आपने किया अक्रॉस अ रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अप स्मॉल वॉल वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया है, याद रखिएगा, विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, द वॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज वाटर सरफेस बताना अपने को, तो बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन सिंपल सा हो गया ये, कि कैसे आप कहाँ पे खड़े हुए थे, आप यहाँ ब्रिज पर खड़े हुए थे, मान लो ये ब्रिज आपके पास यहाँ पर बना हुआ है, इस टाइप से नीचे जो है वो भाई पानी भरा हुआ है आपके पास कुछ, तो यहाँ आपको देखना है कि आपने ऊपर पत्थर एक उछाला, ये पत्थर नीचे ऊपर जाएगा, फिर जाकर के यहाँ पे नीचे गिरेगा, तो इसको टाइम लग रहा है 4 सेकंड। इसमें अगर आप करें तो सिंपल डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं कि लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है d, तो अब आपके पास यह फॉर्मूला लगाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ
टी स्क्वायर होता है, तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू। यू कितना है, यू आपका है 4 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जा रहा है, यू टी करते हैं अपन तो हो जाएगा 4 इंटू टी। बट याद रखिएगा ऊपर के डायरेक्शन को अपन नेगेटिव ले लेते हैं तो नीचे वाला ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव रहेगा। ऊपर वाले को अपन ने क्या लिया है नेगेटिव, नीचे वाले को अपन ने लिया है पॉजिटिव, तो ये जो यू है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये तरीका है जिसमें एक ही क्वेश्चन लगा करके अपना सारा काम जो है यहाँ पर होने वाला है, या फिर कहें कि हो जाएगा ये। ठीक है, चलिएगा अब आगे अपन यहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने ये टी की भी वैल्यू यहाँ रख देते हो तो ये माइनस रहा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू आप रखने जाओगे तो टी की वैल्यू भाई 4 दे रखी है। फिर अपन करते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दे रखा है तो नीचे जा रहा है इसलिए प्लस अपन लेकर के चलेंगे, इंटू टी स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए तो -16 प्लस आ जाएगा अपने पास ये 5 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 पंजे 80, तो ये जाएगा 48। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास ये 48 मीटर जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गलती अपन यहाँ पर करे हैं क्या, बिल्कुल देखिएगा कि d इज इक्वल्स टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी इज इक्वल्स टू होता है या एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस अपन ने ले लिया कितना, डी हो गया अपने पास यू टी, तो ये आपका टाइम कितना है 4 सेकेंड ही है, तो -4 इंटू 4। ठीक है, अब रहा अपने पास प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन जो है वो 10 है, इंटू टी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 इंटू 5, 16 पंजे 80, अरे 80 माइनस 16 करोगे तो कितना होगा, अब 48 नहीं ना होगा ना, ये कितना हो जाएगा 64 होगा, 64 होगा, तो 64 आपका ऑप्शन ये रहा अपना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन 46 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या है इसमें, देखिएगा कि एक इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो मिल जाएगा आपको कि एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, ये बड़ा सा वायर है, फिर ये बेंड हुआ यहाँ पर इस टाइप से और यहाँ ये करंट चला गया। अब पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए ये जो वायर इधर आ रहा है इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखने जाओगे तो कहाँ जाएगी, वो आपको अंदर जाती हुई दिखेगी इस टाइप से। ठीक है, फिर इसकी वजह से देखोगे तो इसकी वजह से भाई वो बाहर आती हुई दिखेगी, मतलब इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। बचा सिर्फ कितना, ये आपका एक सर्कल बचा है, वो भी हाफ सर्कल बचा है, तो हाफ सर्कल की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी हाफ सर्कल की वजह से कहाँ होगी, अगर आप लगाते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पर मिल जाएगी। अब ऊपर की तरफ के लिए ऑप्शन कौन से हैं, एक तो ये ऑप्शन दे रखा है, एक अपने पास ये ऑप्शन दे रखा है, दोनों ऑप्शन में कोई सही होने वाला है। तो इसमें देखिएगा आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4r ये होता है, क्योंकि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r करते हो आप पूरे सर्कल के लिए, और आधा सर्कल है तो आप इसको कर दोगे 1/2 कर दोगे, तो डायरेक्ट आंसर आ गया अपने पास ऑप्शन 46। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना आते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसमें देखिएगा क्या कंडीशन है कि ये सैटेलाइट है भैया यहाँ पर, जो कि जस्ट अबव द अर्थ सरफेस ऑर्बिट कर रहा है टी टाइम पीरियड से। इफ़ डी इज़ द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड जी इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, द इक्वेशन 3 पाई डिवाइडेड बाय जी डी रिप्रेजेंट्स। ठीक है, डी क्या है, डी इज़ दी डेंसिटी। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपने को सॉल्व करना है। देखिएगा कि 3 पाई बाय जी डी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसमें आप लगाने के लिए बहुत सारी मेथड लगा सकते हो, लेकिन बेटर मेथड कौन सी होगी, डायमेंशनल एनालिसिस होगी। क्यों होगी डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि अपने को यहाँ पे 3 पाई बाय जी डी का जो है वो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, या यूँ कहें कि जी डी का डायमेंशनल फार्मूला अपने को निकालना है। जी यहाँ पे क्या होता है, जी यहाँ पर होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, और डी यहाँ पे क्या है, ये आपकी डेंसिटी है, ये याद रखिएगा, इसको आप लेंथ मत ले लीजिएगा। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो एम एल की पावर हो जाएगी -3 हो जाएगी इसका डेंसिटी का, और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो एफ इक्वल्स हो जाएगा जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इससे निकाल लीजिएगा तो जी का आ जाएगा एफ का तो याद रहता है आपको कितना होता है, एम एल टी टू दी पावर -2 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये तो रहा जी। अब इस जी में आपको इंटू कर देना है डी का, तो डी का मतलब हो जाएगा एम एल की पावर -3 का। यहाँ देखिएगा अब एक आपका m से ये वाला m जो है वो कैंसिल आउट हो गया,
एल की पावर जो है वो आपके पास 3 यहाँ पे हो गई, इससे कैंसिल हो गई, टी की पावर क्या बचा, -2 बचा। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये टी की पावर -2 बचा। कौन बचा, जी डी जो था वो बचा आपके पास टी की पावर -2, टाइम पीरियड की पावर -2, ये इसकी प्रोपोर्शनल रहा। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो 1/GD है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी की पावर 2 का, तो टी स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। समझ आया, नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए अलग से आपके लिए बता देंगे। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें डायमेंशनल एनालिसिस से अपन ने सॉल्व किया है। 3 पाई जो है कांस्टेंट है, 3 पाई का जो है वो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। अगर और दूसरी किसी मेथड से आप जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे मेरे दोस्त, इसलिए जो है इस मेथड में आपको बड़े ही सिंपल तरीके से इसको अपन ने सॉल्व कर लिया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये मेथड अपने पास टाइम पे काम आती रहती थी और रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, अ वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल, इट इज केप्ट एट मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास दे रखा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के में इसमें करंट जा रहा है, मतलब करंट का जो आपका हो जाएगा एल वेक्टर जो होगा अपने पास, एल वेक्टर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के लिए, एफ इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू एल क्रॉस बी होता है भैया। अब एल जो वेक्टर है अपना वो हो जाएगा एल आई कैप, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है अपने पास, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में दे रखा है, बी का वेक्टर अपने को दे ही रखा है। तो एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू एल की जगह पे अपन एल वेक्टर की जगह लिख पाएंगे एल इंटू आई कैप, क्रॉस अपने पास हो रहा है दूसरे वेक्टर से 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये है माइनस का 4k कैप। अब इसका वेक्टर प्रोडक्ट आप कर लीजिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, ये तो आई एल तो चलिए यहाँ पे हो गया, अब आई कैप का आई कैप से करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। अब आई कैप का इससे करेंगे तो ये क्या जाएगा 3 हो जाएगा ये, और जे का हो जाएगा ये कैप के हो जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस जे होता है के। अब करते हैं अपन माइनस आई क्रॉस के करते हो तो माइनस का जे आता है तो उसको प्लस का कर देगा, ये तो हो जाएगा 4 का जे कैप हो जाएगा ये, तो आ जाएगा अपने पास आई इंटू एल इंटू 3k कैप प्लस 4j कैप। बट इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो आपका हो जाता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 5 आ जाएगा ये, तो 5 ये रहा इंटू अपने कर दिया भैया आई एल, तो 5IL जो है वो अपना ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये 49 क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, इस टाइप से रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻² एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इज, कितना होगा इस P पॉइंट पर, वो अपने को बताना है 10⁻² के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना बड़ा ही सिंपल तरीका है। अच्छा, किसी को डायरेक्ट फार्मूला अगर यहाँ पर याद है और उसने वो फार्मूला लगाया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि वो फार्मूला अपन तब लगाते थे जब ये डिस्टेंस होता था इनफाइनाइट, बट यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको बेसिक मेथड से करना होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर किसकी वजह से, इस क्यू की वजह से क्या पोटेंशियल होगा। तो बी पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, KQ/R होता है, तो KQ डिवाइडेड बाय R, R मतलब कौन सा, ये वाला डिस्टेंस आपको लेना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 5 है, ये 3 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 2 × 10⁻²आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो KQ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻², और 10⁻² के टर्म्स में ही अपने को यहाँ पे लिखना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बी नेगेटिव देखते हैं अपन। बी नेगेटिव की वजह से देखोगे तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखो, ये 3 और ये 5, 8 आ गया, तो हो जाएगा KQ/8 × 10⁻², और ये माइनस का अपने पास हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं अपन माइनस का 8 KQ लिख सकते हो, ठीक है, या यूँ का है -8 KQ नहीं, अपन इसकी जगह पे लिखें, आ जाएगा अपने पास ये -KQ/8 × 10⁻²। 10⁻² के टर्म्स में लिखना है तो इसको हटा देते हैं अपन, तो V नेट जो होगा वो हो जाएगा B प्लस, और प्लस हो जाएगा B माइनस, तो यानी हो जाएगा आपके KQ/2 माइनस KQ/8 हो जाएगा। अब इसको आप एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आ गया 8, यहाँ पे आप करोगे 4KQ माइनस KQ, ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 3KQ/8 आ जाएगा अपने पास। 3KQ/8 कौन सा ऑप्शन है,
3k³/8, बिल्कुल ये फोर्थ ऑप्शन है, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अपने पास एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट वन बचा है फिजिक्स के लिए, और यहाँ पर अपना जो सेशन है अपन एंड करेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल आप देखते रहिए, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चलना पड़ा है क्योंकि अपन यहाँ पर सॉल्यूशंस और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस अपन यहाँ देने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा आपको कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से थोड़ा सा डिले भी हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑन द कार रिमेंस स्टेशनरी। देखिए बड़ा सिंपल सा है कि ये कोई आपकी एक कार है, मान लेते हैं इस टाइप से जो है कोई एक कार आपकी बनी हुई है। अब इस कार के अंदर क्या रखा हुआ है, एक आपका यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कोई एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का कांस्टेंट दे रखा है 0.15। अब आप क्या कर रहे हो, इस कार को एक्सेलरेट कर रहे हो मान लो ए एक्सेलरेशन से। तो अब आपको क्या बताना है कि इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताएं जिससे इसको करें तो ये जो ब्लॉक है वो आपका इधर शिफ्ट ना हो, मूव ना करे। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे भाई। ये मूव करने में क्या होगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये मूव करेगा। सूडो फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा, इसको रोक के कौन रखेगा, फ्रिक्शन रोक के रखेगा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, इसमें याद रखिएगा, आगे फ्रिक्शन लग रहा है इसमें। तो फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इनटू हो जाता है एम जी हो जाता है। एम से एम कैंसिल हो गया क्योंकि भैया मास तो नहीं गिवन था ना, कोई बात नहीं। तो ए इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू कितना हो गया 0.15 इंटू जी की वैल्यू क्या हो गई 10 यहाँ पर हो जाएगी। तो आ जाएगा अपने पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। और बस इस तरह से अपन जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो, बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। आपको अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल इसको आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी अपने ये चैनल स्टार्ट किया है तो आपको जो है इसमें इस तरह के जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे। आप जो भी जैसा भी वीडियो आप चाहते हैं उस तरह का आप कमेंट कर दीजिएगा, आप बता दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर। आप अच्छा पेपर गया है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आप जा पाया है तो कोई बात नहीं। देखिए ज़िंदगी में हार जीत जो है वो दो ही काम रहते हैं, कई बार अपन हारते हैं, कई बार अपन जीतते हैं। तो हार से अपने को सीखने की ज़रूरत होती है, सीखने के लिए मिलता है। और जीत जाते हैं तो अपनी मंजिल अपनी पार हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ दी एंड करते हैं। ऑल दी बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।